हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर यानी इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर के पिछले 3 पार्ट में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर के फीचर्स, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इम्पॉर्टेंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले 3 पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाया था लेक्चर 1 का पार्ट 3, जिसमें हमने रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है हॉर्टिकल्चर का, उसको एक अलग से लेक्चर बनाया था। तो वो सारे के सारे लेक्चर इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर के ही पार्ट हैं। उसी सीरीज़ में आज ये लेक्चर 1 का पार्ट 4 हम शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है इंडिया में, है ना। कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इसके स्कोप को बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, हॉर्टिकल्चर के स्कोप को। देखिए, सबसे पहला स्कोप है हॉर्टिकल्चर में, वो है प्रॉफिट फॉर द फार्मर। मतलब हॉर्टिकल्चर इस सेक्टर या इससे जुड़ी जो फसलें हैं उनकी खेती की अगर बात करें तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल सेक्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्रीकल्चर के जो दूसरे सेक्टर हैं या एग्रोनॉमिक क्रॉप का कल्टीवेशन है, उसके कंपैरिजन में हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं यानी फल फूल सब्जियां मसाले इत्यादि, इनकी जो खेती है या इनका जो उत्पादन है ये किसान के लिए प्रॉफिटेबल है अन्य किसी भी दूसरी एग्रीकल्चर क्रॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है द बिगेस्ट प्रॉफिट फॉर द फार्मर इज मनी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोवाइड मोर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट वैल्यू, वैल्यू एडिशन कंपेयर टू अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ये कह रहा है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से हमें प्रति इकाई क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन मिलता है। एक प्रति इकाई क्षेत्र दूसरी कोई भी फसल हो, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो या फिर वो ऑयल सीड क्रॉप हो या लेग्यूम क्रॉप हो, उसके कंपैरिजन में प्रति इकाई क्षेत्र हॉर्टिकल्चर क्रॉप का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो इनकम है पर जो प्रति इकाई क्षेत्र जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उत्पादन ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होगी, तो आय ज़्यादा होगी किसानों की। ठीक है। दूसरा कारण है एक्सपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब निर्यात का जो मूल्य मिलेगा, यानी कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका उतना मूल्य किसानों को नहीं मिलता जितना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, क्योंकि ये महंगी होती हैं, औद्यानिक फसलें महंगी होती हैं। प्रति केजी सब्जी या फलों का जो रेट होता है वो प्रति केजी अनाज के रेट से बहुत हाई होता है ना। तो इसलिए इनका ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमें जो है बाई वेट हमें ज़्यादा इनकम मिलेगा, है ना। बाई वेट हमें ज़्यादा इनकम मिलेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर से टमाटर आप उत्पादन करते हैं तो वो जो आपको रेट मिलेगा 1 हेक्टेयर टमाटर उत्पादन से, वो 1 हेक्टेयर गेहूं या धान उगा करके आपको नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जो है प्रति केजी जो टमाटर का जो रेट है वो प्रति केजी गेहूं या धान के रेट से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा प्रति इकाई क्षेत्र, इनकम भी ज़्यादा होगी। और प्रति इकाई क्षेत्र जो है एक्सपोर्ट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब निर्यात से आपको ज़्यादा आय मिलेगा। मीन्स अगर आप दूसरी जो एग्रीकल्चर क्रॉप हैं, दलहनी फसलें हैं या जो ऑयल सीड क्रॉप हैं, तिलहन वगैरह है या सीरियल क्रॉप है, अगर आप उसका निर्यात करेंगे तो प्रति केजी या जो भी आपका जो रेट है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के कंपैरिजन में कम है। तो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है या औद्यानिक फसलें हैं जो फल फूल मसाले, इनके निर्यात में अगर किसान अपने मतलब किसान इनसे जुड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है निर्यात से लाभ होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मतलब जैसे कि फलों को संरक्षित जो इनके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कैंड फ्रूट,
डिब्बा बंद जो फल फल होते हैं जिनको कि ऑफ सीजन में आप यूज़ करते हैं, या फलों का जूस हो गया, सब्जियों से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे टमाटर से सॉस है, केचप है ना, और जो है बहुत सारी वेजिटेबल से पिकल्स वगैरह बनते हैं बहुत, है ना, और फ्रूट से जो है अल्कोहल वगैरह जो वाइन बियर ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, सॉरी वाइन वगैरह जो बनती है, ठीक है, और विनेगर बनता है। इसी तरह से जो है जो अचार, तमाम तरह की सब्जियों से बनने वाले जो अचार हैं, डिब्बा बंद मटर जो आती है, इस तरह से तमाम प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, यानी जो संवर्धित जो उत्पाद हैं हमारे, जो फल और सब्जियां जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पर फल और सब्जियों का इस्तेमाल होता है, या जैसे आलू का एग्जाम्पल आप देखिए, मार्केट में चिप्स आती है, फिंगर चिप्स है या पोटैटो चिप्स वगैरह आती है, या पोटैटो के दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं, अनियन पाउडर वगैरह है, कैंड या फ्रोजन जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, तो इनको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो इनका भी रेट काफ़ी हाई होता है। तो अगर वैल्यू एडिशन जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के या औद्यानिक फसलों के, इनसे भी जो है ज़्यादा आय मिलती है दूसरे जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो देखिए इस तरह से ओवरऑल ये बात ये कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है या इससे जुड़ी जो फसलें हैं, इनकी खेती से जुड़ने पर उत्पादन ज़्यादा मिलता है, प्रति इकाई क्षेत्र आय ज़्यादा होती है, निर्यात से जुड़ते हैं तो निर्यात मूल्य ज़्यादा मिलता है, और वैल्यू एडेड जो वैल्यू एडेड से जो हमारी इनकम होती है वो भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हमारे यहाँ का किसान क्या की स्थिति क्या है, यहाँ के किसानों की स्थिति ये है कि किसान जो है प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर में नहीं है। प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है कल्टीवेशन की, पहली चीज़ तो ये कि ट्रेडिशनल क्रॉप पे डिपेंड है। हमारे यहाँ का जो किसान है ज़्यादातर वो ट्रेडिशनल जो फसलें हैं उन्हीं को उगाना जानता है, उसके पास बहुत से किसानों के पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड स्किल नहीं है, जानकारी नहीं है, और है भी जानकारी तो वो भी कुछ एक फसलों तक ही सीमित है ना। तो इसलिए उसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, किसान की जो खेती है वो घाटे में है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इसलिए हॉर्टिकल्चर का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का अगर उसको चेंज करें धीरे धीरे, यानी बढ़ती हुई डिमांड के अनुसार हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन करें, तो डिमांड भी पूरी होगी और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो सबसे पहला स्कोप तो है कि इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर दी फार्मर्स। दूसरा स्कोप है हॉर्टिकल्चर का इंडिया में, वो है अडेप्टेबिलिटी, यानी हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं वो बड़ी आसानी से भारत में उनकी खेती और उनका उत्पादन किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि इंडिया में जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी यहाँ का जो जलवायु की स्थिति है वो बहुत ही वाइड है, उसमें बहुत ही वेरिएशन है। यानी आप देखिए अगर पूरे इंडिया की भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखिए तो यहाँ पर ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु और समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तीनों ही तरह की जलवायु आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, है ना। तो इस तरह की जो हमें जलवायु यहाँ देखने को मिलती है जो कि अलग अलग तरह की फसलों के लिए सूटेबल है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इन रीजन में भी हमें तमाम तरह की और भी जलवायु मिलती है, जैसे कि ह्यूमिड, मतलब कहीं पर नमी है तो कहीं पर सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जैसे सेमी एरिड, है ना, यानी जहाँ पर मतलब 50% एरिड है, 50% रेनफेड कंडीशन है, या कम्प्लीटली एरिड है, या फ्रॉस्ट फ्री टेम्परेट कंडीशन है। तो इन सभी क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग तरह की हॉर्टिकल्चरल फसलें हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र में हम उत्पादन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्र है तो बहुत सारे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाले फल हैं जैसे केला है, पपीता है और कोकोनट वगैरह है, कैश्यू नट वगैरह है, या मसाले हैं जितने, उनको हम ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो जितनी भी ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं वो तो ट्रॉपिकल में भी होती हैं, सब ट्रॉपिकल में भी हैं, समर्स वेजिटेबल, विंटर्स वेजिटेबल्स,
उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। फ्रूट क्रॉप में जैसे कि पोमग्रेनेट हो गया, आपका अंगूर वगैरह हो गया, लीची वगैरह हो गया, इसको आप सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेट रीजन के लिए आपके पास दूसरी फसलों का वेरिएशन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पर एप्पल, पीच, पियर, प्लम, इनकी खेती आप कर सकते हैं। तो देखिए, अलग जितनी तरह की यहाँ जलवायु पाई जाती है, उतने तरह के फलों के आपके पास मौके हैं उतने कल्टीवेशन करने का। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिड है वहाँ पर ह्यूमिड, जहाँ पर एरिड कंडीशन है, बिल्कुल मतलब जलवायु काफ़ी हार्श कंडीशन है, जहाँ पर कोई दूसरी फसल हो ही नहीं सकती है ना, बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ भी आप तमाम तरह की हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी मेडिसिनल जो क्रॉप हैं वो बड़ी आसानी से जो है कंडीशन में, यानी लो रेनफॉल वाले एरिया और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में बड़ी आसानी से उनका कल्टीवेशन हो जाता है। कुछ फल भी हैं जैसे बेर है, खजूर है या आंवला वगैरह है, ये भी जो है ड्राई रीजन के लिए बहुत अच्छे से इनका कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। यानी आपके यहाँ जो अच्छी जलवायु स्थिति वाले जो क्षेत्र हैं और ख़राब जलवायु स्थिति वाले क्षेत्र हैं, उन दोनों ही क्षेत्रों में जो है आपको तमाम तरह की ऐसी फसलें मिल जाएंगी जो उन क्षेत्रों के लिए अनुकूल है, और आप उन क्षेत्रों में भी उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। तो एक तो सबसे ये फ़ायदा है। दूसरा, सॉइल कंडीशन, मिट्टियों में भी हमारे यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है। लोमी सॉइल है, एल्यूवियल, लैटराइट सॉइल, ब्लैक रॉकी सॉइल, शैलो, हैवी, ब्लैक सैंडी, तमाम तरह की सॉइल कंडीशन है, और हर अलग अलग तरह की सॉइल कंडीशन के लिए अलग अलग तरह की हमारे पास फसलें हैं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ज़्यादातर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो अडेप्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। तो इसलिए भारत के किसानों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि वो अलग अलग तरह की जलवायु में रहने वाले किसान अलग अलग तरह की फसलों का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये दूसरा कारण है जो कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, आवश्यकता। नेसेसिटी मतलब की आवश्यकता यहाँ पर बात हो रही है, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन का की अगर बात करें तो भारत एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है उसके पास फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों ही नहीं है। यानी सफिशेंट मात्रा में फूड नहीं है, और अगर फूड सिक्योरिटी है भी तो पूरी तरह से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी में क्या अंतर है ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आप वहाँ से जा करके उसको फिर से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डिटेल दोबारा से नहीं करूँगी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर एक बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है, यहाँ पर जो है अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों को संपूर्ण बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, एक ऐसा मतलब भोजन ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिशनल उसको मिल सके। तो इसलिए एक जो बैलेंस डाइट जो मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही, इसलिए यहाँ पर बच्चे और एडल्ट में आप ज़्यादातर कुपोषण का शिकार देखेंगे, उन बच्चों में कुपोषण है। तो भारत जैसे देश में कुपोषण को दूर करना एक बहुत बड़ी जो है चुनौती है, और ऐसे में सिर्फ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ही हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि हॉर्टिकल्चरल जो फसलें हैं, औद्यानिक जो फसलें हैं, फल फूल सब्जियां, इन्हीं में जो है टेंडेंसी है टू ओवरकम दी न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, यानी जो कुपोषण की समस्या का समाधान सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि दूसरी जो एग्रोनॉमिक फसलें हैं उनमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो इसलिए भी भारत में हॉर्टिकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी आने वाले समय में यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की डिमांड दिन पर, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है यानी फल फूल और सब्जियों की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि आफ्टर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री हैज़ बिकम द नेक्स्ट चैलेंज। ये एक दूसरी चुनौती है और प्रायोरिटी भी होगी, है ना। टू मीट दियर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप नीड टू ग्रोन इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एक सफिशिएंट मात्रा में फलों और सब्जियों का उत्पादन करना पड़ जाएगा। इतना उत्पादन करना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति पर डे
मतलब पर डे पर कैपिटा 80 ग्राम फ्रूट हर एक व्यक्ति को मिले और 300 ग्राम सब्जी पर डे मिलनी चाहिए। देखा जाए तो अभी भी आप सभी लोग आपस में भी अगर सोचें तो आप देखिए कि 80 ग्राम फ्रूट क्या आप पर डे ले रहे हैं, या आप क्या 300 ग्राम वेजिटेबल रोज खा पा रहे हैं। अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आपको अब आप पूरी तरह से न्यूट्रिशनली सिक्योर नहीं है, आपको एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। तो इस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें इतना उत्पादन करना होगा कि कम से कम प्रति व्यक्ति जो है 80 ग्राम फल की उपलब्धता हो सके और 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे हो सके। ठीक है। तो डिमांड इसकी पर डे बढ़ ही रही है। दूसरा, बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्री हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उनका जो कि कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं, उन इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की आवश्यकता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने अभी बताया, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं वो सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। लघु उद्योग हैं ज़्यादातर या मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, वो सब कृषि आधारित हैं। तो उनकी भी डिमांड को पूरा करने के लिए हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है उनका उत्पादन हमें बढ़ाना होगा, उनका एरिया हमें बढ़ाना होगा और हमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, यानी प्रति इकाई क्षेत्र हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना होगा। तीसरा है, स्कोप का तीसरा कारण है गुड लैंड इज अंडर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड लैंड इज अंडर प्रेशर यानी जो अच्छी ज़मीन है, फर्टाइल या उपजाऊ ज़मीन है, वो प्रेशर में है, दबाव में है। किस तरह के? मतलब कि वो खत्म हो रही है, श्रिंक हो रही है। हमारे यहाँ अच्छी जो उपजाऊ ज़मीन है वो श्रिंक कर रही है। ठीक है, उसके श्रिंक करने के तमाम कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि ज़्यादातर एरिया पर जो है वो सीरियल क्रॉप या एग्रोनॉमिक क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है, और वो ज़रूरी भी है। यानी दलहनी फसल या अनाज या जो ऑयल सीड क्रॉप है उनका कल्टीवेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि वो हमें जो है इन फूड्स की, जो गेहूं धान है या दाल वगैरह, इनकी भी डिमांड हमें है। एक बड़ी आबादी का जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वो हम इन्हीं से कर सकते हैं। तो इनका भी एक बड़ा प्रक्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी एरिया इनके द्वारा ऑक्यूपाइड है। दूसरा कारण ये है ज़मीन कम होने का या फर्टाइल लैंड के कम होने का, वो है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है ना, औद्योगिक विकास हो रहा है, घर बन रहे हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। इसलिए हमारे यहाँ जो अब जो एरिया बचा है वो सिर्फ वेस्टलैंड एरिया है, यानी जो खराब अनउपजाऊ ज़मीन है वही हमारे पास बची है, जिसको हमें कि इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है टू कल्टीवेट हार्डी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, है ना। तो इनके इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए जो वेस्टलैंड है हमारे पास, जो खराब जो फर्टिलिटी वाली है या खराब जलवायु प्रक्षेत्र वाली जो जगह है वही हमारे पास बची है। तो अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि इसमें बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो अनफर्टाइल सॉइल में या हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी हम उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो वो जो वेस्टलैंड है, जो हमारे यहाँ वेस्टलैंड बची हुई है, जो अंडर कल्टीवेशन नहीं है, वहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं। कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप? सेलेक्टेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि कम पानी की डिमांड रखते हैं और फर्टाइल सॉइल नहीं है, तब भी बहुत अच्छे से इनका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तमाम फ्रूट है, हार्डी फ्रूट हैं, जैसे कि मैंने बताया आंवला हो गया, बेर है, खजूर है, केर वगैरह है ना, गुआवा है। तो ये सब लेस फर्टिलिटी कंडीशन में और हार्श इन्वायरमेंटल या लो रेनफॉल वाली कंडीशन में भी आप इजीली इनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो अनउपजाऊ ज़मीन का जो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन है उसको भी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी नेसेसिटी से रिलेटेड ये हमारा स्कोप है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और जो इंडस्ट्रियल जो डिमांड है रॉ मटेरियल की उसको ध्यान में रखते हुए, और जो हमारे पास अनउपजाऊ ज़मीन बची उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी आवश्यकता है कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन
उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू ये चौथा स्कोप है। मीन्स कि हम अगर विदेशी आय हमें जो मिल सकती है, भारत अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और हमारा जो एक ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, भारत को एक व्यापार घाटे से भारत गुजर रहा है, यानी हम चीज़ों का आयात ज़्यादा करते हैं विदेशों से और निर्यात कम करते हैं, तो उस एक भारत ने काफ़ी एक जो है व्यापार घाटा एक डेवलप हो गया है, जिसमें कि हम इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं। तो इस निर्यात घाटे को कम करने के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्योंकि ये महंगी होती हैं, इनसे हमें इनका दाम हमें ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो सीरियल क्रॉप है, तो हम इनसे हम फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा ज़्यादा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे देश से चाय का निर्यात होता है, अमरूद का निर्यात होता, इसका अल्फोंसो जो मैंगो है उसका निर्यात होता है, सब तमाम तरह की वेजिटेबल्स का निर्यात होता है, प्याज का निर्यात होता है, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड प्रोडक्ट है जिनका हम निर्यात करते हैं और उनसे हमें आय भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो अगर हम इन फलों और सब्जियों या मसालों से भी हमें बहुत ज़्यादा आय मिलती है, तो फल, सब्जी, मसाले और जो मेडिसिनल प्लांट है, अगर हम इनका निर्यात और बढ़ा दें, हम अपने यहाँ इतना उत्पादन करें कि इनका निर्यात हम और बढ़ा दें, तो हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी हमें विदेशी मुद्रा हमें ज़्यादा मिलेगी और थोड़ा सा हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस, जो व्यापार घाटा चल रहा है यानी निर्यात घाटा जो चल रहा है, वो कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। है ना। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने का एक दूसरा रीज़न ये भी है। एक तो पहला रीज़न ये है कि जो है हाई वैल्यू क्रॉप होती हैं ये, इनकी कीमत ज़्यादा होती है तो हमारा व्यापार घाटा कम होगा। दूसरा, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्यापार में जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई है, बड़ी मार्केटों का जो उद्भव हो रहा है, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए हम जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर की हैं, इनको बहुत समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम नज़दीकी मार्केट तक पहुंचाना अब आसान हो गया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होने की वजह से, और जो है नई मार्केट्स के उद्भव होने की वजह से। तो इसका भी हम एडवांटेज ले सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ सरकार जो है एक्सपोर्ट क्षेत्र से जुड़ने के लिए, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ने के लिए तमाम तरह की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। तो उस सब्सिडी के माध्यम से भी हम इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप हम देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम समझ सकते हैं कि भारत में हॉर्टिकल्चर का कितना ज़्यादा स्कोप है। सबसे पहला तो क्योंकि ये किसानों के लिए प्रॉफिटेबल है। दूसरा, एडेप्टेबिलिटी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की भारत की अलग अलग जलवायु क्षेत्र में ये एडेप्टेबल है। तीसरा, आवश्यकता भी है हमारे यहाँ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी करना है और अनुपजाऊ ज़मीन का भी यूटिलाइजेशन करना है और उद्योगों की डिमांड पूरी करनी है। और एक्सपोर्ट वैल्यू है ना, यानी हमें विदेशी मुद्रा या विदेशी आय अर्जन भी करना है। तो इन चारों पॉइंट्स के तहत हम समझ सकते हैं कि भारत जैसे क्षेत्र में, देश में हॉर्टिकल्चर या औद्यानिक फसलों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसके बाद हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कितनी तरह की ब्रांचेज हैं, जिससे कि हम पूरे हॉर्टिकल्चर को एक सिस्टमैटिक वे में उसकी स्टडी कर सकें। ठीक है। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इस ब्रांच को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए इसको फर्दर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ताकि आसानी से हम उसकी स्टडी कर सके। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हॉर्टिकल्चर की सबसे पहली ब्रांच है पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस, इसको बोलते हैं। पोमोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है,
ग्रीक भाषा, इंग्लिश भाषा का वर्ड नहीं है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है फ्रूट साइंस। पोमो मतलब फ्रूट और लोगस मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स या कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स या फ्रूट साइंस, हम कुछ भी कह सकते हैं। इस ब्रांच में क्या होता है, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन, growing, harvesting, processing and marketing of fruit trees including nuts is called pomology। यानी हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की वह शाखा है जिसमें हम जो फल वृक्ष हैं उनकी उत्पादन यानी उनको ग्रो करना, उनको हार्वेस्ट करना, उनका प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो वह जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं, या वह जो एरिया है उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस। ठीक है, यानी हर तरह के फलों की अध्ययन हम जहाँ जिसमें हम करते हैं, तो चाहे वो ट्रॉपिकल फ्रूट हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, चाहे टेम्परेट हो, चाहे नट्स हो। नट्स मतलब जैसे वॉलनट, पीकन नट, आलमंड है, आपका कैश्यू नट है। इन फसलों का, आम, सेब, संतरा, केला, जितने भी तरह के फल हैं उनका अध्ययन, फल वाली जो फल वृक्ष वाली जो फसलें हैं उनका अध्ययन हम पोमोलॉजी में करते हैं। दूसरी ब्रांच है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब, ओलेरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है और ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश नहीं है, लैटिन है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वेजिटेबल साइंस, ठीक है, या हम कह सकते हैं वेजिटेबल कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है ओलेरिकल्चर की, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व विद द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। यानी हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके तहत हम सब्जियों का कल्टीवेशन, उसका उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है ओलेरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस। ठीक है, जैसे फ्रूट वाली सब्जियां हैं जैसे कि टमाटर है, बैगन है, मिर्च है। पत्तियों वाली सब्जियां जैसे पालक हो गया आपका, है ना, चौलाई वगैरह हो गया। लीफी वेजिटेबल्स जितनी है आपकी, सोया है, मेथी है, इस तरह से। रूट वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है ना, मूली, गर्जम, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, ये फसलें हैं। पॉड वाली जो लेग्यूम वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम दालों में भी आता है और सब्जियों में भी आता है। जो लेग्यूम जब पूरी तरह से वो दाल, जो दलहनी फसलें जब हम पक जाने के बाद हार्वेस्ट करते हैं तो वो हम दलहनी दालों में उसको पढ़ते हैं, और जब हम इमेच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं तो उसे हम सब्जियों में पढ़ते हैं। जैसे मटर, हरी मटर है तो वो सब्जियों में आएगी, और जो पकी हुई मटर है तो वो हम दालों में उसकी स्टडी करते हैं, है ना। तो जो बीन्स हैं या पॉड्स हैं वो भी सब ओलेरिकल्चर में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है। उसके बाद तीसरी ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, यानी इसमें फूलों से संबंधित या अलंकृत पौधों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, यानी द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप लोग सुन लीजिए। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट द cultivation, production, processing and marketing of commercial floriculture crop and the landscape gardening। ठीक है, जो तमाम तरह की व्यावसायिक जो पुष्प फसलें हैं जैसे गुलाब है, गेंदा है, ट्यूबरोज है, ग्लैडियोलस है, इनकी खेती का अध्ययन करते हैं, और साथ ही लैंडस्केप गार्डनिंग यानी और बागवानी का जो हम अध्ययन करते हैं, अलंकृत बागवानी का जो अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। अलंकृत बागवानी को हम बाद में डिटेल में बताएंगे कि लैंडस्केप गार्डनिंग या अलंकृत बागवानी क्या होती है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अलंकृत बागवानी या व्यावसायिक पुष्प उत्पादन की जो शाखा है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप को हम लोग बोलते हैं रोपड़ी फसलें। चौथी जो शाखा है हॉर्टिकल्चर की वो है रोपड़ी फसलों की है। इस ब्रांच में क्या होता है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, है ना। यानी
हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें हम रोपड़ी फसलों की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का अध्ययन करते हैं। अब रोपड़ी फसलें क्या होती हैं, आप लोग नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आप लोग जानते हो रोपड़ी फसलें क्या है। तो रोपड़ी फसलों की डेफिनेशन है, प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन एन एक्सटेंसिव लार्ज स्केल which need employment of labor throughout the year and produce can be utilized only after processing। डेफिनेशन बड़ी लग रही है पर इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से समझिए। कह रहा है प्लांटेशन क्रॉप्स वह क्रॉप है जिनको एक बड़े प्रक्षेत्र में हम उगाते हैं। रोपड़ी फसलें वह फसलें हैं जिनको हम एक लार्ज कॉन्टिग्यूअस एरिया यानी एक बड़े प्रक्षेत्र में हम इसका कल्टीवेशन करते हैं या इन्हें उगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बड़े प्रक्षेत्र में उगाते हैं। दूसरा कह रहा है विच नीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें लेबर की एम्प्लॉयमेंट यानी श्रमिकों की जो आवश्यकता है वो थ्रू आउट द ईयर यानी थ्रू आउट द प्रोडक्शन या ग्रोइंग हमें लेबर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी आप उस प्रक्षेत्र में कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है उन फसलों के उत्पादन में। एंड तीसरा डेफिनेशन में तीसरा पॉइंट है द प्रोड्यूस कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग, और उन फसलों के उत्पादों को हम सिर्फ संवर्धन के बाद या प्रोसेसिंग के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी फसलों को हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप या रोपड़ी फसलें। फिर से सुनिए, प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है कि वह फसलें जिनको हम एक लार्ज एरिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है डेफिनेशन में कि हम एक लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता हो, है ना, थ्रू आउट द ईयर। और तीसरा है कि उसके जो प्रोड्यूस है, जो उसका उत्पाद है, उसको हम सीधा इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग के बाद यानी उसके मूल्य संवर्धन के बाद ही हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ऐसी फसलों को हम प्लांटेशन क्रॉप में पढ़ते हैं। अब वो फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कोकोनट, नारियल आप जो है प्लांटेशन क्रॉप में आता है। एरिका नट यानी जिसको आप सुपारी बोलते हैं, पान के साथ जो खाई जाती है सुपारी, जो आपको ऐसे खाने के लिए आपने देखा होगा खाते हैं पान के साथ, ये ऐसे ही डायरेक्ट आपको प्लांट से आप डायरेक्ट इसको नहीं यूटिलाइज कर सकते। इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब ये सुपारी जो है खाने लायक होती है। तो कोकोनट हो गया, एरिका नट हो गया, कैश्यू नट जो आपका काजू है, काजू भी जो आप देखते हो नट जो मार्केट में बिकता है काजू, इसको आप ऐसे ही आप प्लांट से तोड़ के नहीं खा सकते हो। काजू को जो है इसके फल से निकालने के बाद इसको इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के तहत काजू को इसके फल से अलग किया जाता है। ठीक है ना, तो काजू हो गया। कोकोआ मतलब कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी जो आप कॉफ़ी नहीं, चॉकलेट जो आप देखते हो, कोकोआ का जो चॉकलेट खाते हो मार्केट में, तमाम तरह के ब्रांड की जो चॉकलेट आती है, ये एक्चुअली एक प्लांट से मिलने वाला बीज है, उस बीज से ये चॉकलेट बनती है। तो उस बीज को आप डायरेक्ट चॉकलेट नहीं बना सकते, उस बीज को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, आप उस बीज को प्रोसेस करते हो, यानी उसको ग्राइंडिंग, उसकी जो है प्रोसेसिंग फर्दर, और फिर उसमें शुगर वगैरह ऐड करके फिर वो चॉकलेट बनती है, तब वो खाने लायक होता है। तो कोकोआ का पौधा का जो बीज है उसको हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग के बाद। उसी तरह पामिरा पाम, ये ऑयल पाम है, ये जो पाम जितने भी हैं उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ऑयल वगैरह है, ये हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, इनको भी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही इनसे एक यूजेबल फॉर्म का ऑयल जब निकल आता है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रबर, उसी तरह रबर है, रबर का जो आप देखते हैं ना, रबर का प्लांट होता है जिससे हमें रबर प्राप्त होती है, तो वो रबर हमें डायरेक्ट जैसे ही हम रबर यूज़ करते हैं हमें वैसी नहीं मिलती है। हमको रबर को उस प्लांट से जो लैटेक्स निकलता है, उस लैटेक्स को हमें इंडस्ट्री में हम ले जाते हैं जहाँ पर रबर का उत्पादन करते हैं, और फिर हम रबर यूज़ करते हैं। कॉफ़ी भी इसी तरह, कॉफ़ी का जो प्लांट है जिससे हमें जो हम कॉफ़ी खाते हैं,
हमें आप देखते हैं पाउडर जो ब्लैक कलर की कॉफ़ी आती है, ये कॉफ़ी बनने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कॉफ़ी के जो बीज हैं उस बीज को प्रोसेस किया जाता है, तब हम कॉफ़ी खाते हैं, खा सकते हैं। उसके बाद उसी तरह टी, चाय भी ऐसे ही है कि चाय की पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है, तब जो ब्लैक कलर की आपको चाय मिलती है तब आप उस चाय को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यानी वो फसलें जिनके उत्पाद को हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको आफ्टर प्रोसेसिंग ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसी फसलों को हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं या रोपणी फसलें बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फलों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम पोमोलॉजी बोलते हैं। सब्जियों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे ओलेरीकल्चर बोलते हैं। फूलों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। और रोपणी फसलें को हम लोग प्लांटेशन क्रॉप में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ये एक 5वीं ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट। इस ब्रांच में हम लोग मसालों की कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का अध्ययन करते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व विद द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप लाइक कार्डेमम यानी इलायची, पीपर जो आपकी काली मिर्च है, नटमेग, जायफल वगैरह, और जितने भी अन्य मसाले हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं? ये नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट हैं जो कि हम अपने खाने में टेस्ट, फ्लेवर और एरोमा बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है, 6ठी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप हॉर्टिकल्चर की वह ब्रांच है जिसमें हम औषधीय या सुगंधित फसलें हैं उनके उत्पादन का और उनके जो है उनके थेरेप्यूटिक यूज़ का, यानी जो उनकी मेडिसिनल जो यूज़ है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। तो वो फसलें जो कि हमें हीलिंग, किसी तरह की बीमारी के इलाज में जो इस्तेमाल होती हैं वो फसलें मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप कहलाती हैं। और इस ब्रांच के तहत हम इन्हीं फसलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल और एरोमेटिक में अंतर है। मेडिसिनल औषधि पर फसलों को कहते हैं और एरोमेटिक वो फसलें हैं जो सुगंधित हैं, जिनसे हम एरोमा या फ्रेग्रेंस के लिए हम उन्हें उगाते हैं, है ना। जैसे कि तमाम तरह, क्योंकि कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें कुछ तरह एक खुशबू, एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है, तो उन खुशबू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स हैं उसमें या कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स को हम उन फसलों से अलग करते हैं और उसको हम अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादों में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग आगे डिटेल में जब मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल करेंगे। यहाँ पर अभी बस जान लीजिए कि मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप भी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है। और लास्ट ब्रांच है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी ये हॉर्टिकल्चर की एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन करते हैं। कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाला हो, चाहे फूल हो, चाहे रोपणी फसलें हो या मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप हो, इन सभी क्रॉप के उत्पादन के इनकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है, यानी उनकी हैंडलिंग कैसे करें, उनको ग्रेडिंग कैसे करें, पैकेजिंग उनकी कैसे करें, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन कैसे करें या उसकी मार्केटिंग कैसे करें, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जिस शाखा के तहत करते हैं वो हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो ये इसलिए हम ये एक सेपरेट ब्रांच है क्योंकि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और कंज्यूमर के हाथ में या ग्राहक को फ्रेश फॉर्म में ये फल, फूल, सब्जी, मसाले उपलब्ध कराने के लिए हमको इनका केयर मैनेजमेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा केयर और मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसलिए भी जिसके लिए कि एक इनकी साइंस को समझना और उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम जिस ब्रांच के तहत स्टडी करते हैं वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो इतनी तरह की 6-7 प्रकार की हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं
जिसमें कि हॉर्टिकल्चर को, पूरे हॉर्टिकल्चर को डिवाइड किया गया है, और इसी के तहत आप अपने बीएससी एजी के 4 साल में जो है हॉर्टिकल्चर की स्टडी करेंगे, है ना। तो जैसे इस सेमेस्टर में आप सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर की वो बातें पढ़ रहे हैं जो इन सभी ब्रांचेज में कॉमन है। यानी जब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर से इनकी एक एक ब्रांच को जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो जो बेसिक बातें हैं वो आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और फिर इन सभी ब्रांच की सेपरेट स्टडी आप जो है अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा और इसको पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।